गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो हम आज अगर जिस टॉपिक के साथ में आए हैं, मतलब यहाँ आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों वो है तराइन के युद्ध। तराइन का सेकंड है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की जो मतलब देखो, अगर मैं बताऊं, जो भी नए हैं अगर उनको मैं बताऊं तो क्या है दोस्तों, हमारा एक सीरीज़ चल रहा है किसका, कि भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट वॉर्स हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण वॉर हैं, है ना, ये जितने महत्वपूर्ण बैटल, जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में हमारी एक सीरीज़ चल रही है। उनकी एक सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में करते क्या है दोस्तों, हम उस बैटल को तो पढ़ते ही हैं, उस युद्ध को पढ़ते हैं, है ना, और साथ साथ उसके आसपास का जितना भी घटनाक्रम है, जैसे कि उसका क्या प्रभाव पड़ा और उसका राजनीतिक प्रभाव क्या था, है ना, और ये सब क्या कारण थे युद्ध के, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं युद्ध में। ठीक है, तो आसपास का भी और जो घटनाक्रम होता है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। और बात बता दें, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का हो चाहे बैटल, और चाहे मध्यकालीन भारत का हो चाहे आधुनिक भारत का, हम सारे बैटल करेंगे। इसमें एक हमारी पूरी सीरीज है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बता दें दोस्तों, हमारी एक इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों है ना, जिसमें दोस्तों हमारा अब जो टॉपिक रहेगा वो इंडियन मानसून शुरू होगा। कल से दोस्तों इंडियन मानसून दोस्तों शुरू होगा, इंडियन मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कल से। और उससे पीछे के जितने भी टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी में वो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। बस एक लास्ट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में यही बचा, इसके बाद देन इंडियन ज्योग्राफी खत्म। तो दोस्तों जो भी अभी अगर मेरी क्लास देख रहा हो, जिनको पता नहीं है इंडियन ज्योग्राफी, तो आप जाके वहाँ विजिट करें दोस्तों। मैं बहुत ही अच्छे से मैंने हर चीज़ को वहाँ समझाया है। मैं इतनी आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपको वहाँ चीज़ें समझ में आएगी और चीज़ें आप कर पाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो एक बार जाके जरूर देखें दोस्तों। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आपको जब नाम सर्च करेंगे क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, क्रैकर जीएस एकेडमी, ठीक है, जीएस एकेडमी को सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उसमें प्लेलिस्ट भी दोस्तों मैंने बना रही, वो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे प्लान है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, ये अल्टरनेट चलते हैं हमारे प्लान। मतलब 3 दिन दोस्तों हम लोग ये बैटल की जो सीरीज़ है वो करते हैं, और 3 दिन दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी करते हैं। तो MWF में दोस्तों हम लोग करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, और TTS में दोस्तों हम लोग करते हैं, है ना, और जो भारत के जो महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट वॉर हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्लान है जो अभी चल रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ और मैं ये भी बता दूं, संडे दोस्तों, संडे को दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रिक वाली चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने बताया था 2 क्लासेस में भी हुई हैं, छोटी क्लासेस होती है 5-5, 4-4 मिनट की। इसमें करते क्या कि जैसे मैंने बताया था कि पिछली क्लास में कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन से हैं, तो मैंने उसकी ट्रिक बता दी थी दोस्तों। इस तरह मैंने बताया कि भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं, तो मैंने उसकी भी बताई थी दोस्तों ट्रिक, है ना। तो ये 2 क्लासेस मेरी हुई है। फिर संडे को इसी तरह का मैं एक नया कुछ लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो जैसे ग्रासलैंड है ना, क्योंकि ग्रासलैंड से दोस्तों हर एक किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आता है, तो ग्रासलैंड से हम सोच रहे हैं कि इस ग्रासलैंड कराएंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम वहाँ से भी करेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें ये सब मेरा प्लान है दोस्तों। जो भी मेरी वीडियो अभी देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि ये सारे प्लान है मेरे। इनको आपको जाके मेरी चैनल, एक ही चैनल पर है सारे, क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम पर, है ना दोस्तों। कौन सी चैनल है, तो दोस्तों इधर मैं आपको लिख दूँ, इसको मैं टाल देता हूँ और शुरू करता हूँ अपना। ठीक है, पहले चैनल का नाम बता देता हूँ, हालांकि आप लोग जुड़े हैं। तो दोस्तों क्रैकर जीएस एकेडमी, ठीक है दोस्तों, ये हमारी चैनल है। इसको आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको ये सारी क्लासेस को मिल जाएंगी। मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वर्ल्ड जो जितने भी पिछले युद्ध हुए हैं उनकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, इंडियन ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको सारी क्लासेस एक जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं मुड़ते हुए। और जो भी अगर अभी नया जुड़ा हो दोस्तों, तो उसका मेरे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों जो भी अगर मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, आपको वीडियो को शेयर करना है,
लाइक कर देना है और दोस्तों इस पर वीडियो पे कमेंट भी कर दें, ठीक है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर लेने से आपका बेनिफिट ये रहेगा, मैं कुछ भी अगर कराता हूँ, कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको वहाँ के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे मेन चीज़ दोस्तों ये है कि आप मेरे से एक बार पूरी क्लास दोस्तों आप देखिएगा जरूर। जब तक आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, आपको एनालाइज नहीं होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जब मैं आप मेरे से 2-3 दिन जुड़कर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें अपने में अगर बदलाव नहीं आएगा। हिस्ट्री से तो मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी मैं टॉपिक पढ़ा, देखो मेरा एक फंडा है, मैं कुछ भी लेकर नहीं आता हूँ, जिनमें मुझे श्योरिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैं वहाँ पर लेकर आता हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कैसा चाहिए। मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता दोस्तों, क्योंकि पेपर आने के बाद फिर देखें कि पेपर से पढ़ने के बाद भी हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो स्थिति ना हो। हम भले हमारे पास कम लोग रहें, बट उतने ही लोग चीज़ों को समझे बस उसको। मैं वहाँ पे बाजार करने के लिए नहीं आया दोस्तों, मैं चीज़ों को पढ़ाने को, मुझे कुछ करना है यहाँ पे नया, तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप मेरे साथ बस जुड़े रहें, चीज़ों को आप अच्छे से देखते रहें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और एक एक चीज़ को मैं इतना डिस्क्राइब करके इतना डिटेल बताता हूँ दोस्तों, आप फील करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं हमारे काम की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों इससे पहले की क्लास, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं, जो नए हैं दोस्तों मैं उनको बता दूं, इससे पहले मेरी क्लास हुई थी तो मैंने उसमें तराइन की फर्स्ट युद्ध के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो बट मैं आपको 2 मिनट में उसको रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने देखो उसमें देखो फर्स्ट तराइन के युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था भारत पर। मोहम्मद गौरी का आगमन से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए तराइन के। तो उससे मैंने देखो आपको उसमें जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने आपको बताया कि क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो तराइन का फर्स्ट सेकंड युद्ध है या मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है वहीं से दोस्तों क्या होती मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मध्यकाल की शुरुआत यहाँ से नहीं मानी जाती। कुछ इतिहासकार उसको 8वीं सदी की ओर ले जाते हैं, ठीक है। बट हम ये सारी डिबेट मैंने आपको पीछे बता दी, आप पीछे क्लास देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि तराइन के युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करता है तो सबसे पहले ये कहाँ पर आता है, तो ये मुल्तान सिंध वाले इलाके से गुजरात पर आक्रमण करता है। मैंने बताया था कि गुजरात पर पहले क्यों गुजरात पर आक्रमण करता है, क्योंकि महमूद गजनवी ने जब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर गुजरात पर आक्रमण किया था तो यहाँ से महमूद गजनवी को बहुत सारा धन मिला था। इसी धन के लालच में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने भी पहले जो भारत पर आक्रमण किया गुजरात में आकर किया। बट यहाँ पे दोस्तों रानी नाइकी दोस्तों जिन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। ये याद रखना, मैंने कयादरा का युद्ध पढ़ाया था उसके बारे में, ठीक है। तो रानी नाइकी ने इनको हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ, फिर ये अपना वापस चला जाता है, फिर दोबारा, है ना। और ये जब युद्ध जो होता है रानी नाइकी से, ये जो डेट है ये 1178 ईस्वी की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर ये वापस चला जाता है ना। और मैंने बताया कि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र से आया था जहाँ से महमूद गजनवी आया था, ठीक है। इसके बाद फिर ये 1190 में दोबारा भारत पर आक्रमण करता है और उस बार ये आता है कहाँ से, पंजाब भटिंडा होते हुए दोस्तों ये पृथ्वीराज से, और इसके बीच में युद्ध होता है ना। और जब ये दोनों आपस में आसपास मतलब आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और तराइन के प्रथम युद्ध में होता क्या है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी हारने के बाद क्या होता है, फिर वापस चला जाता है और वापस जाने से अब यहाँ से क्या होगा, दूसरे युद्ध की जो कहानी वो शुरू होगी, ठीक है। तो अब दोस्तों आप जो भी मेरी पीछे क्लास देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके दोस्तों पीछे देखें, क्योंकि दोस्तों पीछे मैंने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं जो दोस्तों कहीं पे आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से देखें, विजिट करें, आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ज़रूर देखें दोस्तों पीछे क्लासेस। तो अब हम आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध। तो देखो क्या होता है, जब अब मेरी बात को सिर्फ आपको सुनना है, आज मेरी बात को आपको सुनना है। कुछ लिखने को अगर लगे तो थोड़ा बहुत जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज मेरी बात को ज़्यादा से सुनने की फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। करना देखो क्या है कि जब तराइन का फर्स्ट युद्ध में जब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गए, तो मोहम्मद गौरी हारा तो फिर वो क्या हुआ, वापस चला गया अफगानिस्तान और अपने गजनी वाले प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर शासन करने लगा। 1 साल तक दोस्तों देखो क्या है कि जैसे फिर 1 साल बाद 1 साल उसने क्या किया, अपनी जो सेना है उसको कंसोलिडेट किया, क्योंकि दोस्तों वो भारत पर जब उसने आक्रमण किया तो भारत पे जब वो हारा तो उसने अपने हार के रीज़न और भारत की जो सेना है या पृथ्वीराज की जो सेना की जो युद्ध की जो नीति है, जो पद्धति है, उनको देखा और वो समझ गया कि मैं किस तरीके से इनसे जीत सकता हूँ और क्या मुझे स्ट्रेटजी अगर अपनानी चाहिए तो मैं भारतीयों को हरा सकता हूँ।
ठीक है। तो उसने ये सब चीज़ें जो युद्ध हैं ये तराइन के, वो 2 युद्ध ऑलरेडी हार चुका। 2 युद्ध हारने के बाद उसको ये समझ में आ गया था कि हम भारतीयों को इस तरीके से आसानी से हरा नहीं सकते हैं, और उसके लिए उसने दोस्तों पूरे 1 साल तक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सेना, सब पर दोस्तों बहुत जम के काम किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1192 ईस्वी में, अब ये युद्ध कब हुआ तो मैं बता देता हूँ, कब की बात बताऊँ तो 1192 ईस्वी में इसने दोबारा फिर भारत पर आक्रमण किया। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो दोस्तों फिर इसकी सेना और पृथ्वीराज चौहान, जिसको दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं दोस्तों, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में कि पृथ्वीराज चौहान किस क्रम का पृथ्वीराज, मतलब किस क्रम का राजा था, तो वो पृथ्वीराज तृतीय था दोस्तों, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, ये दोस्तों आपको बहुत, ठीक है, ये याद रखना। तो पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने खड़ी हो गई, ठीक है, खड़ी हो गई। तो इसमें हुआ क्या कि जब मोहम्मद गौरी और दोनों की सेना वर्सेस दोस्तों मोहम्मद गौरी, की सेना आमने सामने आई 1192 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान दोस्तों हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक, मोहम्मद गौरी जीत गए। इसके बाद देखो अब मोहम्मद गौरी जीते तो फिर इसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि इसके बाद दोस्तों ये हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हारे, तो क्या हुआ, फिर मोहम्मद गौरी ने दोस्तों पृथ्वीराज को, देखो इसमें भी 2 तरीके की कहानियां हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं, बट मैं बताऊंगा फिर सही कौन सी कौन गलत, आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा भाई आपको कौन सही लगती, बट मुझे जो सही लगती मैं वो बता दूंगा आपको। क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने इनको बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान को, और ये ले जाकर अजमेर के दरबार में, मतलब अजमेर राज्य है दोस्तों, बंदी बना लिया वहाँ पर, और वहाँ पर दोस्तों अजमेर के जो राज्य है वहाँ पे शासन करने के लिए पृथ्वीराज को अपना अधीनस्थ बनाकर शासन करने की अनुमति दे दी। बट दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ भी विद्रोह कर दिया, और जब वहाँ पर विद्रोह किया तो दोस्तों क्या हुआ, इनको पकड़ लिया गया, और इनको क्या गया, पकड़ के इनको मार दिया गया, है ना। पृथ्वीराज चौहान को फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने मरवा दिया अजमेर में। फिर जब पृथ्वीराज चौहान जब मार दिया गया, फिर इसके बाद क्या हुआ, अजमेर में इसके पुत्र पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र हैं उनको दोस्तों अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। बट क्या हुआ, अजमेर की गद्दी पर क्या हुआ, जब फिर क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर क्या हुआ, उस विद्रोह को दोस्तों दबा दिया गया। बट फिर क्या हुआ कि ये जो इनके पुत्र थे वहाँ से भाग आए, और वहाँ से भागने के बाद ये कहाँ पहुँचे दोस्तों, रणथंबोर दोस्तों, रणथंबोर में फिर इन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे उन्होंने यहाँ पे अपने राज्य की स्थापना की, और फिर ये राज्य तब तक बना रहता जब इल्तुतमिश ने दोस्तों रणथंबोर पे आक्रमण किया था, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो ये तो एक बात हो गई कि क्या हुआ इनके साथ, कहाँ हुआ, तो ये मैंने बता दी कि अजमेर ले जाया गया। अजमेर में दोस्तों इन्होंने विद्रोह फिर से कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने, फिर इनको मार दिया गया। इसके बाद में अजमेर की गद्दी पर इनके पुत्र को बैठाया गया। बट इनकी पुत्र को बैठाने में क्या हुआ, बैठाया गया तो इनके जो चाचा थे पृथ्वीराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के चाचा तो मारे ही गए, मोहम्मद गौरी ने मार ही दिया। बट फिर ये क्या हुआ, इनके जो पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान के, वो भाग के आ गए कहाँ पर दोस्तों, रणथंबोर। फिर इन्होंने रणथंबोर में एक शासन स्थापित किया, और ये रणथंबोर कब तक बना रहता है, जब इल्तुतमिश ने भारत पर अंग्रेज, है ना, ये रणथंबोर को जीता था, ठीक है, ये बात हो गई। एक दूसरी कहानी यह है कि दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान जब हारे तो इनको क्या हुआ, बंदी बनाकर दोस्तों गजनी ले जाया गया दोस्तों। और जब ये इनको जब खड़ा किया गया तो इनसे कहा गया कि अपना सर नीचे रखो। तो पृथ्वीराज चौहान अब भाई कहने लगे कि नहीं, मैं चौहान हूँ, चौहान की आंखें सिर्फ मृत्यु के समय ही झुकती हैं, अदरवाइज ये समय हमेशा सामने ही रहती हैं, किसी के सामने नहीं झुकती हैं। तो क्या हुआ, इससे गुस्सा होकर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने दोस्तों इनकी आंखें निकलवा दी, इनको अंधा बना दिया, ठीक है, और फिर ये काफ़ी समय तक वहाँ रहे, फिर मर गए, ठीक है। तो ये एक दूसरी कहानी है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें तो कहानियां हैं, बट यही है कि ये वाला जो भारत वाला जो परपेक्स है वो ज़्यादा मुझे सही लगता है। बट आपको अगर ऐसा बुकों में देखो दोनों तरीके की स्टोरी रहती, बट वो दोस्तों क्या होता है, चंद्रबरदाई दोस्तों जो इनके दरबार थे वो उन्होंने रची थी, बाद में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके साथ में हुआ, ठीक। ये तो युद्ध हो गया, युद्ध में हार गए, मोहम्मद गौरी जीता, फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने करवा ली, ठीक। इसी के जीत के उपलक्ष्य में दोस्तों एक लक्ष्मी प्रकार का इसने सिक्का भी जलवाया था, जिसमें दोस्तों भारत में दोस्तों इसने पीछे मोहम्मद बिन साम अपने को लिखवाया था, और दोस्तों आगे एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई थी जिसमें दोस्तों, है ना, और उसी प्रकार का एक सिक्का चलवाया था। ये तो बात दोस्तों सांस्कृतिक पक्ष की है, बट इसको
जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए, इससे पता चलता है कि मोहम्मद गौरी जीत गया था इसी सिक्के से दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, ये भी बताया जाता है। अब दोस्तों फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये जीते तो इनके जीत का कारण क्या था। भाई पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, बट दूसरे युद्ध में जीता, तो इसकी जीत का कारण क्या था। तो जीत के कारणों पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जानना चाहिए। इसी से दोस्तों आपकी कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप शायद कभी ना पढ़ा हो आप लोगों ने। तो जीत के कारण दोस्तों, या दोस्तों है ना, तुर्कों के जीत के कारण दोस्तों अगर हम बात करें, ये सारे सब पर लागू हुआ। तुर्कों के, छोड़ो ऐसे ही लिख लो, जीत के कारण सिर्फ लिख लो, जीत के कारण मतलब मोहम्मद गौरी क्यों जीता, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि सेना का आकार। पहला जो कारण है, कुछ इतिहासकार मानते हैं सेना का आकार। मैं दोस्तों आपको ये चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको डिबेट भी बताऊंगा कि क्या है क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना जो थी छोटी थी। सेना का आकार देखो, अब मैं बता देता हूँ। कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो 3 लाख की सेना थी, 3 लाख की सेना थी, और मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो 1,20,000 की थी। कितनी दोस्तों? 1,20,000 की। फिर भी दोस्तों क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब जैसे मुस्लिम इतिहासकार हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मिनहाज उस सिराज, जो उस समय के इतिहासकार हैं, जो उस समय है ना, मिनहाज वो जिस उस सिराज, ठीक, फरिश्ता, जो उस समय के इतिहासकार हैं वो मुस्लिम हैं। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो मुस्लिम जो शासक है उसकी प्रशंसा करेंगे। तो कहते हैं कि जो वही ये पॉइंट लिखते हैं कि सेना का आकार दोस्तों क्या है, जीत का कारण बना है, जीत है ना। देखो 3 लाख की सेना किनके पास थी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पास थी, राजपूतों के पास थी, और 1,20,000 की सेना थी दोस्तों मोहम्मद गौरी की। फिर भी दोस्तों क्या हुआ, मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से हार गया। तो वो ये बताते हैं, मिनहाज सिराज कहते हैं कि जो मुस्लिम जो शासक थे वो ज़्यादा बहादुर, साहसी और वीर थे भारतीयों की तुलना में, वीर थे भारतीयों की तुलना में। तो इससे दोस्तों हमको एक पूर्वाग्रह से ये ग्रसित दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हम दोस्तों अगर राजपूतों की साहस, वीरता और शौर्य पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो सही मायने में हमको भारत का इतिहास पता ही नहीं। अगर हम राजपूतों की साहस, वीरता और शौर्य पर अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं दोस्तों, तो हमको सही मायने में भारत के इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो राजपूत थे उनके यहाँ दोस्तों एक कहावत चलती थी कि 12 वर्ष जिए कुकुर, ऐसे कुछ करके है। बट मैं बता दूं कि ये ऐसा मानते थे कि 18 वर्ष तक अगर कोई राजपूत जीवित रह गया और दोस्तों अगर वो रण में नहीं मारा गया दोस्तों, तो उसका सामाजिक जो एक ओहदा था वो कम रहता था। इनके यहाँ दोस्तों जो स्त्रियां थी ना, वो भी दोस्तों उनका ऐसा मानना था कि अगर हमारे पति जो युद्ध करने गए हैं, अगर वो कहीं पीठ पर घाव खाकर और घर वापस आते हैं तो समाज में हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा, है ना। मगर अगर ये युद्ध में जाते समय और अगर ये युद्ध कर रहे हैं और पीठ में सीने पर मार खाकर और ये अगर शहीद भी हो जाते हैं ना, तो भी वहाँ की स्त्रियाँ अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित अनुभूति करती थी। तो दोस्तों ये इनके बारे में, साहस और वीरता और शौर्य के बारे में अगर प्रश्न चिन्ह अगर इनके उठाया जाए तो दोस्तों इतिहास की सही बात में उनको समझ हो ही नहीं सकती। दोस्तों यहाँ की जो औरतें थी उनके अंदर भी इतनी साहस थी कि वो अपने पति को दोस्तों इस मायने में देखती थी कि अगर वो पीठ पर दोस्तों अगर घाव खाकर आते हैं तो दोस्तों ये हमारे समाज में हमारे लिए अपमान की बात होती, और अगर वो पीठ में अगर वो जाके वहाँ और सीने पर खाकर अगर शहीद भी हो जाते हैं, अगर ये मर जाते हैं, अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है ना। तो दोस्तों ये क्या है, ये उनकी वीरता, स्त्रियों की साहस की बात कर रहे हैं। पुरुष तो छोड़ो, स्त्रियाँ भी इतना साहस रखती थी दोस्तों स्त्रियों की साहस की बात अगर करें तो दोस्तों जब क्या होता था कि जब ये स्त्रियां, जब यहाँ के जब युद्ध होता था तो युद्ध में अगर क्या होता था, इनके जो परिवार के या जो युद्ध में जो लोग गए वो अगर मर जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, सामूहिक रूप से अपने आप को एक अग्नि कुंड में जला लेते थे। उसी को दोस्तों जौहर प्रथा कहा जाता है, ठीक है। जौहर प्रथा में क्या होता था कि जब इनके
जब इन पर कोई आक्रमण होता था, और आक्रमण होने के बाद क्या होता है, अगर इनकी सेना पराजित हो जाती थी राजपूतों की, तो जो वहाँ की राज परिवार की जितनी भी स्त्रियाँ होती थी वो सब क्या होती थी, राज परिवार के, और जो युद्ध में जो लोग गए हैं उनकी जो पत्नियाँ होती थी, जो स्त्रियाँ होती थी, वो क्या करती थी, जो है ना, एक अग्निकुंड में जोहर कर लेती थी। दोस्तों ये जोहर करने का पीछे का रीज़न ये नहीं है कि वो दोस्तों ये एक गलत प्रथा थी। दोस्तों ये गलत प्रथा नहीं थी। वो क्या होता था, जब युद्ध होता था दोस्तों, तो युद्ध में जब कोई बाहर का आक्रमणकारी जब आते थे तो वो क्या करते थे, जब युद्ध करते थे तो दोस्तों वहाँ पे युद्ध जीत जाते थे जब ये मुस्लिम लोग, तो वो क्या करते थे, युद्ध में जो कुछ बचता था वो दोस्तों उनका लूट का माल होता था, यानी वो लूटते थे। तो उस लूट के माल में दोस्तों उनके माल में स्त्रियाँ भी आती थी, और वो इन स्त्रियों के साथ में गलत व्यवहार करती थी। इस अपमान से बचने के लिए, इस प्रताड़ना से बचने के लिए दोस्तों वो इतने साहस का कार्य करती थी। दोस्तों ये कोई उनकी कायरता नहीं थी दोस्तों, स्त्रियाँ अपने ऐसे ही मर जाती थी, वो अपने साहस का परिचय देती थी दोस्तों, कि मेरे साथ इतना ज़्यादा वो अत्याचार होगा, उससे अच्छा है कि हम अपने को स्वयं ही अपने जो है उसको ख़त्म कर लें। ठीक है, ये इनकी साहस। दोस्तों अमीर खुसरो जो है ना, जो दोस्तों 12वीं सदी के, ठीक है, जो इतिहासकार रहे हैं अमीर खुसरो दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों जो जोहर प्रथा है दोस्तों उसको सही माना है दोस्तों, है ना। कहते हैं कि जो भारतीय स्त्रियाँ, खासकर दोस्तों जो राजपूत स्त्रियाँ हैं वो बहुत साहसी होती हैं। अमीर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं दोस्तों कि जो राजपूत स्त्रियाँ हैं वो बहुत साहसी होती हैं। तो उसके पीछे का दोस्तों ये रीज़न था दोस्तों। तो अगर हम कह दें कि दोस्तों जी कि ये मोहम्मद गौरी बहुत साहसी, बहुत वीर, और ये इनके अंदर कोई वो नहीं था, तो ये गलत बात है। ये तो दोस्तों पूरी तरीके से हमको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक इतिहास लिखने वाले की बात दिखाई देती, क्योंकि ये भी मुस्लिम थे, तो अपने मुस्लिम धर्म का भाई त्याग तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये मैंने बता दी। तो सेना दोस्तों इतनी बड़ी, और 3 लाख की सेना उस समय किसी राजपूत राजा के पास होना दोस्तों संभव ही नहीं है। सेना लगभग बराबर। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों पूरे प्राचीन इतिहास के काल में अगर हम पढ़ें दोस्तों, तो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के पास दोस्तों 6 लाख की सेना थी, और उनका साम्राज्य भी तो आप देखिए कितना था दोस्तों। कश्मीर में, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर दोस्तों, और साउथ में दोस्तों कर्नाटक तक के क्षेत्र में दोस्तों वो शासन करते थे, और इतने बड़े क्षेत्र में दोस्तों शासन करते, तब उनके पास 3 लाख की सेना थी। ठीक है, और ठीक इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो पूरे प्राचीन इतिहास में दोस्तों इतनी बड़ी सेना किसी के पास नहीं होती मौर्य साम्राज्य के अलावा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल इतिहास में, तो मध्यकाल की इतिहास में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, उसके पास दोस्तों 5 लाख की सेना थी। पूरे मध्यकाल में सबसे बड़ी सेना दोस्तों उसी की थी, अलाउद्दीन खिलजी की। दोस्तों किसके पास कितनी सेना थी? तो 5 लाख की सेना थी, 5 लाख की सेना थी। और दोस्तों उसका भी साम्राज्य अगर देखा जाए तो पूरा उत्तर साम्राज्य उसके साम्राज्य में था, और पूरा दक्षिण कर्नाटक के तक उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो इतने बड़े साम्राज्य में था, और इतना बड़ा संसाधन उसने कवर किया था, तब उसने 5 लाख की सेना बनाई थी। और दोस्तों राजपूत ये कितना है, राजस्थान पंजाब वाले इलाके में दोस्तों कुछ है ना, वो भी पूर्वी पंजाब, और कुछ दोस्तों इधर थोड़े इलाके में, और छोटे से इलाके में दोस्तों, और जिनका संसाधन कम है, और जिनके पास जनसंख्या भी कम है, और दोस्तों वो 3 लाख की सेना रखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये इतिहासकार, ये मिनहाजुस सिराज और फरिश्ता की दोस्तों एक शैतानी है। वो बड़ा दिखा अपने को, अपने जो शासक हैं जो मोहम्मद गौरी है उसको बड़ा दिखाने के चक्कर में क्या कर दे रहे हैं कि इनकी संख्या दोस्तों बढ़ा दें। संख्या में दोस्तों ज़्यादा रही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा इनके पृथ्वीराज चौहान का इतना बड़ा साम्राज्य ही नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े उस समय थे भारत में, पूरा डिवीज़न था दोस्तों। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की राजनीति है दोस्तों कई खंडों में बढ़ गई थी दोस्तों। ठीक है, हर्षवर्धन लास्ट ऐसे शासक रहे हैं जो दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंतिम ऐसे शासक है दोस्तों जिनका साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। अदरवाइज अगर देखोगे तो जब तक दोस्तों क्या होता है कि खिलजी दोस्तों साम्राज्य को एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाता है, तब तक वो दोस्तों यही सारा कुछ रहता है, खंडित साम्राज्य रहता है। ठीक है, तो 3 लाख की सेना तो इनकी पास नहीं रहेगी, सेना लगभग बराबर रही होगी। ठीक है, तो ये कारण है, ये कारण जो बताते हैं सेना का आकार, तो ये कारण जो तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। ठीक, चीज़ें समझना ज़्यादा है दोस्तों, आपको हिस्ट्री दोस्तों एज अ रटाया जाता है, इसीलिए दोस्तों आपको बोरिंग लगती है चीज़ें। हिस्ट्री दोस्तों कहानियाँ हैं, मैंने कहानियों की तरफ चीज़ें आपको बताएं, आपको ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसे फैक्ट मैंने आपको बता दिया, चीज़ें बस वहाँ के आसपास से क्या घटित हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो सेना का आकार की जो बात है वो तो दोस्तों जो वहाँ के जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उनकी दोस्तों एक गढ़ी हुई कहानी है, वो दोस्तों सही नहीं है। सेना की दोनों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेना जो है दोनों की लगभग बराबर ही रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1,20,000 की सेना
तो मोहम्मद गौरी लेकर आ रहा है दोस्तों। और इनके पास दोस्तों इतनी बड़ी सेना की दो, हो सकता है कि 10-20 हज़ार का आंकड़ा हो, मान लो 1,40,000 की हो पृथ्वीराज चौहान की सेना और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की 1,20,000 की हो, इतना आंकड़ा हो सकता है थोड़े बहुत फर्क हो, बट इतना अंतर नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ये याद रखना कि सेना के आकार का कोई एक बड़ा फैक्टर नहीं है कि जिससे जो क्या है कि मोहम्मद गौरी जीत जाता, ठीक है। तो फिर कौन सा कारण है दोस्तों? दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों। इसकी बात हो गई दोस्तों, ये तो लिखने वाले की पूर्वग्रह है। दूसरी बात करें तो दूसरा दोस्तों है सेना का नेतृत्व। सेना का नेतृत्व करता जो है ना, लीडरशिप दोस्तों जो कहते हैं, है ना, लीडरशिप दोस्तों। लीडरशिप ऐसा माना जाता है कि जो इनका जो गौरियों का मतलब जो मोहम्मद गौरी जो था उसका जो लीडरशिप था वो पृथ्वीराज चौहान या राजपूतों से बेस्ट था। अभी मैं इसको दोस्तों थोड़ा बताऊंगा आपको एक स्टोरी से, आप उसको लिख, ठीक है। सेना का नेतृत्व। दूसरा दोस्तों घुड़सवारी। घुड़सवारी ऐसा कुछ इतिहासकार हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि जो तुर्कों की जो घुड़सवारी है वो उनके जो जीत का है वो मुख्य कारण है। उनके जीत के लिए मुख्य कारण दोस्तों जो मुख्य भूमिका निभाई है, जो सेना के उनके अंग ने, वो है घुड़सवारी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमारे भारत में घुड़सवारी नहीं थी, घुड़सवारी थी, बट दोस्तों महत्व किसका ज़्यादा था? तो दोस्तों तुर्कों में दोस्तों घुड़सवार को ज़्यादा सेना को दोस्तों ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और हमारे यहाँ जो महत्व दिया था वो हाथी दोस्तों, हमारे गज सेना को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। ये कैसे दोस्तों अहम भूमिका निभाती थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, घुड़सवारी से जो सेना होती थी ये इनका मुख्य भूमिका इसलिए निभाती थी क्योंकि ये दोस्तों तेज होती है, इनकी गति जो होती है वो तेज होती है और हाथी दोस्तों धीमे चलता है, ठीक है। और इस गति के कारण क्या होता है दोस्तों, ये अपनी जो रणनीति है युद्ध के दौरान ही चेंज कर लेते थे। बट यहाँ भारतीयों में एक चीज़ ये होता था कि वो पहले से ही युद्ध की प्लानिंग करके आते थे और अचानक अगर कोई ऐसा कुछ हो जाए तो दोस्तों इनकी प्लानिंग चेंज नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जो सेना की जो गति होती थी वो बहुत धीमी होती थी। अभी मैं इसको समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल से। तो ये घुड़सवारी दोस्तों इनके लिए मुख्य भूमिका निभाती थी। मैंने बताया कि गति क्यों, मान लो जैसे क्या हुआ कि ये अचानक आगे जा रहे हैं, इनको ऐसा लगा कि हमें पीछे मुड़ना चाहिए, तो ये घोड़े को तुरंत पीछे मोड़ लेते थे और इनके अपने को एकदम एकाएक फिर से गति प्रदान करते। बट हाथी के साथ ऐसा नहीं, आगे जा रहा है तो आपको घुमाने में उसको टाइम लगेगा, फिर उसको गति देने में टाइम लगेगा। तो इसलिए भी दोस्तों क्या होता था, हमारी स्ट्रेटजी दोस्तों, जो भारतीयों की जो स्ट्रेटजी रहती थी वो युद्ध के पहले की जो रहती थी वही रहती थी, वही पूरे युद्ध तक चलती थी। युद्ध के बीच में अगर कोई ऐसा हो जाए कि युद्ध में कुछ रणनीति बदलनी हो तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। और मगर जो बाहर के जो तुर्की आक्रमण थे वो घोड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, इसी वजह दोस्तों क्या होता था, ये अपनी रणनीति तुरंत बदल लेते थे। सेना जैसे इनको ऐसा लगता था वैसे ये अपनी सेना को अपने अकॉर्डिंग दोस्तों चीज़ें बदल देते थे एकदम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं घुड़सवारी। तीसरा दोस्तों है तीरंदाजी। दोस्तों अगर मैं बात बताऊँ तो बाबर की जो बाबरनामा है, ठीक है, जो उसने लिखी है बाबरनामा तीरंदाजी, उसने बताया है कि भारत पर विजय का अगर मुख्य श्रेय अगर मैं अपनी सेना में किसी भी अंग को दूं तो तीरंदाजी, उसने तीरंदाजी को ही अपनी जीत का मुख्य श्रेय दिया था दोस्तों, उसने अपनी खुद की से। तो वही दोस्तों तीरंदाजी दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए बहुत लाभदायक हुई। अब मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ हो गई, ठीक है दोस्तों। तो तीरंदाजी भी दोस्तों जो भारतीयों के पास इतनी श्रेष्ठ नहीं थी, इनकी श्रेष्ठ तीरंदाजी थी, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ से समझाता हूँ, आप मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों। क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझ, देखो एक पूरा उसमें सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्यों दोस्तों, क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी की सेना, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की सेना, मैं दो आदमी इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक सेनापति रहे, एक राजा रहे, ठीक है, कि सेना जब आमने सामने खड़ी थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ भारत में ऑलरेडी ये 2 युद्ध हार चुका था, तो ये पहले से ही स्ट्रेटजी बना कर आया था वहाँ से, तो अफगानिस्तान से जब ये चला था तो पहले से ही एक स्ट्रेटजी बना कर आया था। इसने किया क्या कि इसने अपनी सेना को दोस्तों 1,20,000 की जो सेना थी, इसने क्या किया, अपनी सेना को 5 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक। और भारतीयों में क्या होता था कि भारतीयों की पहली जो पंक्ति होती थी सेना की वो हाथियों की होती थी, फिर घुड़सवार होते थे, फिर पैदल सैनिक होते थे, ये होता था इनका। तो पहले हाथी दुर्ग को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था किसी भी सेना को, अगर ये घुड़सवार सेना, क्योंकि हाथी ताकतवर होते हैं।
तो पिछली बार जब ये आया था तो ये इस स्ट्रेटजी इसको नहीं पता थी, तो ये इसीलिए हार गया। हुआ क्या दूसरी बार कि दोस्तों इसने क्या किया, अपनी सेना को 5 टुकड़े में बांटा और इसने कहा कि हम क्या करेंगे, 2 टुकड़ियां जो होंगी, एक टुकड़ी जो होगी जो बड़ी टुकड़ी है 20,000 की जो बड़ी टुकड़ी है वो यहाँ सामने खड़ी रहेगी, ठीक। और इसने कहा कि 2 टुकड़ियों को, घोड़सवारों की 2 टुकड़ियां जो हैं वो इधर से आक्रमण करेंगी, इस साइड से, ठीक। और 2 टुकड़ियों को उसने दोस्तों ऊंचे टीले पर तीरंदाजी, दो ऊंचे टीले पर दोस्तों तीरंदाजी वाली 2 तीरंदाजी 20 कुछ है ना 15-20 हज़ार की सेना की टुकड़ी को दोस्तों इसने क्या किया, इधर रख दिया, कहाँ, बड़े क्षेत्र, एक क्या कर दिया, टीले में दोस्तों खड़ा कर दिया ऊंचे पर, ताकि दोस्तों क्या हुआ कि ये अब तीरंदाजी का इस्तेमाल कर सकें। तो इसने किया क्या कि, और इसने एक ऐसा दिखावा किया दोस्तों, ठीक है। फिर इसने किया क्या कि अपनी जो सेना थी ये वाली, अपनी जो ये वाली सेना थी, इससे कहा कि पीछे की ओर चलो, मतलब पीछे लौटो, ताकि इनको लगे कि हम डर के भाग रहे हैं, ठीक है। और इसने इस तरीके का एक प्लान बनाया था, और जब ये प्लान इसने एग्जीक्यूट किया, मतलब जब इसने लागू किया, तो सच में पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि ये भाग रहा है युद्ध मैदान छोड़ के, और इसने क्या कर दिया, अपने जो हाथी का जो दुर्ग वाला जो ये था इसको खोल दिया दोस्तों। और जब ये खोला दोस्तों, और ये घुड़सवार की सेना जब इधर से आगे गई, तो दोस्तों ये घुड़सवार आगे गई, और दोस्तों फिर इसने इशारा कर दिया, और ये जो घुड़सवार की सेना थी ये दोनों इधर से आकर इधर से इनको घेर लिया, और आगे से जो दौड़ के जो जा रही थी पीछे की ओर, उधर की ओर, उसने भी पलट लिया पीछे की ओर, घूम गए। तो ये क्या हुआ, अब पृथ्वीराज की चौहान की सेना दोस्तों तीनों ओर से घिर गई इसके बीच में, ठीक। घिर जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अब सहसा एकाएक दोस्तों इधर से भी आक्रमण हो जाएगा, इधर से भी आक्रमण हो जाएगा, और ये जो सेना है, मैंने क्या बताया, इसीलिए दोस्तों इनकी घुड़सवारी काम आई, क्यों, घुड़सवारी इन्होंने तुरंत घुमा ली। अब ये हाथी होते दोस्तों इनको घूमने में दिक्कत होती, बट घुड़सवार है तुरंत घूम गए ये लोग, इनकी इसी गति की वजह से ये जीता है दोस्तों। तो अब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की सेना जो सेना है वो बीच में आ गई इसकी। अब दोस्तों क्या होगा, अब बीच में जब सेना आ जाती है दोस्तों, तो युद्ध को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम साइड से दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि आपकी सेना का एक बड़ा हिस्सा तो बीच में फंसा रह जाएगा दोस्तों, आप उसका एक सेना का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और इधर से फिर ऊंचे पर दोस्तों जो तीरंदाजी थे वो दोस्तों तीर चला रहे थे, तो क्या हुआ, इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये हार गए। तो इनका नेतृत्व दोस्तों समझ में आ गया होगा, इनकी तीरंदाजी का दोस्तों आपको महत्व समझ में आ गया होगा, और दोस्तों इनकी घुड़सवारी का स्पीड की भी चीज़ चली। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने ये ऐसे करके मैंने आपको तीनों चीज़ों का महत्व बता दिया, समझ में आ गया ना दोस्तों। तो ये रीजन था दोस्तों, इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए। अदरवाइज अगर वैसे जैसे सामने सामने से युद्ध करते हैं तो राजपूतों के आगे दोस्तों अगर 20,000 राजपूत हो तो 30,000 अगर किसी की सेना हो तो दोस्तों 20,000 राजपूत भारी पड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में शौर्य दोस्तों, वीरता इनके लिए, युद्ध इनके लिए दोस्तों खेल भूमि होती थी, खेल वो जो क्रीड़ा स्थल होता है दोस्तों, ये युद्ध है, ठीक है, हर एक राजपूत के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी जीत का कारण था, और ये इसकी एक योग्य सैनिक जो कहते हैं, हम लोगों ने पहले बताया कि सैनिक है ना, नेतृत्व जो है वो नेतृत्व का जो यही कमाल था दोस्तों। जो इसकी तीरंदाजी है तो तीरंदाजी का ये इस्तेमाल इसने किया था, घुड़सवार का दोस्तों ये इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए दोस्तों ये जीता। तो मैंने बताया कि इसकी घुड़सवारी भारतीयों की तुलना में ज़्यादा तीव्र होती थी, ज़्यादा गतिदार होती थी, इसी वजह दोस्तों इनका जीत का कारण था। दूसरा दोस्तों इनका जो तीरंदाजी है, भारतीयों के पक्ष अच्छी तीरंदाजी थी, इनके पास एक बड़ी सेना होती थी तीरंदाजी की, और दोस्तों ठीक है, और नेतृत्व दोस्तों तो हालांकि दोनों ही समान थे, बट इसने दोस्तों भारत के जो 2 युद्धों से दोस्तों सीखा था इसने, और पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों इनसे कुछ नहीं सीखा, मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये क्योंकि ये दोस्तों जीत भी चुके थे एक बार युद्ध, तो इनको लग रहा था अरे फिर आया है, फिर मैं हरा दूंगा, ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि एक बार जब हम जीत जाते तो हमारे अंदर थोड़ा है ना, जीत की भावना थोड़ा ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि फिर से हम जीत जाएंगे अरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बट ये नहीं जान रहे थे कि ये प्लान करके आया इस बार, ठीक। जैसे दोस्तों बाबर हैं, बाबर ने दोस्तों देखो इब्राहिम लोदी को हराया, फिर इसके बाद भी इब्राहिम लोदी की हार से भी दोस्तों राणा सांगा कुछ नहीं जीते, खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा भी हार गए। तो ये कुछ हैं जो हमें एक इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, तो वही चीज़ें हैं जिन्होंने अपनी पीछे हुई बातों से पृथ्वीराज चौहान ने कुछ सीखा नहीं, और मोहम्मद गौरी ने भारत का बहुत कुछ सीख लिया। दो युद्ध हारे, युद्ध के पीछे का हारने का कारण दोस्तों देखा, तो ये सारी चीज़ें इसका है। तो युद्ध के जीतने का कारण दोस्तों जान गए, समझ में आ गया थोड़ा, मतलब चीज़ें लिखने को अगर भी आएगी ना तो दोस्तों आप लिख लेंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके बाद देन आप एक और, ये तो 4-5 कारण हो गए, इसके बाद दोस्तों एक और कारण था इसकी जीत का कारण युद्ध का, जो आपको किसी किताब में कोई
अच्छा इतिहास, अच्छा टीचर ही आपको बताएगा। वैसे तो यूट्यूब पर आप पढ़ के देख लीजिएगा तराइन का युद्ध, इतना डिटेल में दोस्तों 2 वीडियो मैंने कराई, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ही टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, वरना तो सब वैसे ही बस खेल मदारी का कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। दूसरा दोस्तों जो कारण है अगर मैं बताऊँ जीत का इसकी, तो दोस्तों गाजी और खुम्स, मैंने दोस्तों दोनों शब्द पहली क्लास में आपको समझाया, बट इसका अब इम्पोर्टेंट आपको मैं समझाऊंगा। गाजी और खुम्स, गाजी और खुम्स दोस्तों, इनका क्या युद्ध में रोल था दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गाजी और खुम्स की वजह से भी दोस्तों इन्होंने जीता दोस्तों। तो मैंने बताया था कि गाजी कौन होते थे, तो गाजी दोस्तों होते थे धार्मिक योद्धा दोस्तों। कौन होते दोस्तों? धार्मिक योद्धा, धार्मिक योद्धा मतलब समझे, गाजी मतलब दोस्तों ये धार्मिक योद्धा। ये दोस्तों इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था धर्म के लिए लड़ना दोस्तों, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो धर्म के लिए ही लड़ना। मैंने बताया था दोस्तों कि महमूद गजनवी ने भी स्वयं को गाजी की उपाधि दी थी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसने भी स्वयं को धार्मिक योद्धा बताया था। ठीक, तो गाजी कौन होते? तो वो धार्मिक योद्धा होते थे जिनका मुख्य उद्देश्य होता था धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना। और इनका ये अपने को ऐसा मानते थे कि अगर हम धर्म के प्रसार में, अगर किसी युद्ध में अगर हम मारे भी गए तो हमको जन्नत मिलेगी, और अगर हम जीत गए तो हम गाजी बन जाएंगे। ठीक है, इनका ऐसा मानना था। तो इनके अंदर जो युद्ध करने की जो उत्साह होती थी वो औरों से बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जब आप किसी धर्म किसी विशेष से जुड़कर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह दोस्तों होता है, वो दोगुना हो जाता है नॉर्मल सिपाहियों से ज़्यादा। तो दोस्तों ये गाजी जो थे इसकी सेना में बहुत बड़ी मात्रा में आए थे यहाँ पर। इसने लगभग ऐसा कहा जाता है कि 20 से 30 हज़ार जो सेना थे। और ये गाजी कौन होते दोस्तों? ये इनको दोस्तों ऐसा नहीं कि धर्म का सिर्फ ज्ञान होता था, ये दोस्तों तलवार चलाना और सारे युद्ध क्रियाकलापों से दोस्तों परिपूर्ण होते थे। मतलब कि सब कुछ युद्ध में ये जो युद्ध करने के लिए जो इनको चाहिए, जो कला चाहिए, वो सारी इनको प्रशिक्षित किया जाता है। इनके लिए दोस्तों अलग से अखाड़ा बनाया जाता था। ठीक है, इनको अलग से अखाड़ा, इनको धर्म का ज्ञान के साथ साथ इनको युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। तो ये एक बड़ा वर्ग था। ठीक है, और इनका खर्च चलाने के लिए दोस्तों ये क्या करते थे कि जो प्रशिक्षित लोग होते थे वो युद्ध में शामिल होते थे, और युद्ध जब जीत जाते थे तो क्या करते थे, युद्ध में जो जीता हुआ जो माल होता था उसका दोस्तों 4/5 हिस्सा तो दोस्तों सिर्फ सैनिक ही ले लेते थे, जो गाजी सैनिक होते थे या जो अदर सैनिक, और 1/5 हिस्सा होता था वो राजा के पास हिस्से में पड़ता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन थे? धार्मिक योद्धा थे, जिन्होंने दोस्तों पूरे उत्साह के साथ दोस्तों क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों युद्ध किया। और दोस्तों ये क्या हुआ, इन्होंने दोस्तों जब दोस्तों हमारा उद्देश्य ही एक दूसरा हो जाता है तो दोस्तों हमारी जो कल्पना शक्ति है या जो ये युद्ध की क्षमता है, जो हमारी क्षमताएं वो दोस्तों बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने पूरी अपनी ताकत से युद्ध किया। दूसरा दोस्तों क्या था, एक खुम्स। दोस्तों खुम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गाजी मतलब समझ में आ गया ना, एक गाजी क्या होते? धार्मिक योद्धा होते थे जो धर्म के लिए युद्ध करते थे। तो इनका ऐसा मानना था कि अगर हम धर्म के प्रसार करते हुए अगर हम मर भी जाते हैं युद्ध में तो हमको जन्नत मिलेगी, और अगर हम जीत जाते हैं तो हमको गाजी घोषित कर दिया जाएगा और हम धार्मिक योद्धा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके अंदर एक अलग ही तरीके का उत्साह होता था, जिस वजह से ये क्या होता था, किसी भी सेना में दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे दोस्तों। ठीक, दूसरा दोस्तों खुम्स का मतलब समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, खुम्स दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों जो इनकी किताब है शरीयत, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शरीयत की जो इनकी किताब है, जो कानूनी किताब जिसको माना जाता है, मुस्लिम जो शरीयत दोस्तों जो कानूनी किताब है, उसमें 4 प्रकार के कर को वाजिब माना गया है। कौन कौन से दोस्तों? तो फर्स्ट है दोस्तों खराज, दूसरा दोस्तों है खुम्स, तीसरा है दोस्तों जजिया, और चौथा है दोस्तों ज़कात। शरीयत में दोस्तों ये 4 करों का उल्लेख किया गया है, 4 कर की बात की गई है जिनको दोस्तों वाजिब माना गया है कि कोई भी राजा है ये 4 कर ले सकता है। खराज दोस्तों क्या होता था, जिस जगह पे ये शासन करते थे उस पर भू राजस्व जो लेते थे उसको खराज बोलते थे ये। ठीक है, खुम्स क्या होता था दोस्तों? तो खुम्स में जैसे कहीं युद्ध किया इन्होंने, और युद्ध में जो लूटा हुआ जो माल होता था उसको दोस्तों ये खुद खुम्स कहते थे। युद्ध में लूटा हुआ माल है ना दोस्तों, ये क्या होता था? खुम्स मैंने पहले ही बताया था, युद्ध में लूटा हुआ माल, ये दोस्तों होता था खुम्स है।
और जजिया क्या होता था दोस्तों, जजिया तो दोस्तों ये गैर मुस्लिमों से लेते थे, जो इनके साम्राज्य में जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे दोस्तों क्या होते थे, जजिया लेते थे। जजिया क्यों लेते थे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको मुस्लिम धर्म के अलावा किसी अगर धर्म को मानना है तो आप मुस्लिम धर्म ना मानने के एक सज़ा के तौर पर आप ऐसा मान लीजिए कि जजिया का ऋण लेते थे। अन्य किसी दूसरे धर्म के जो लोग होते थे उनसे दोस्तों जजिया लिया जाता था। ये कुछ अच्छी सोच नहीं है। जैसे युद्ध खुम्स दोस्तों, युद्ध में लूटा हुआ माल को दोस्तों ये बताइए, शरीयत जो इनकी एक अच्छी पवित्र किताब मानी जाती है उसमें दोस्तों खुम्स को दोस्तों युद्ध में लूटा हुआ जो माल को दोस्तों एक अच्छा माल माना है। दोस्तों लूट कैसे दोस्तों एक कर हो सकता है दोस्तों, लूट दोस्तों कैसे किसी चीज़ को सही ठहरा सकते हैं दोस्तों, लूट होती दोस्तों, वो किसी भी तरीके से की जाएगी तो वो दोस्तों, और ये दोस्तों इनके किताब शरीयत के कानून के हिसाब से सही है दोस्तों। तो ये इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हालांकि मैं इतना बड़ा मुस्लिम जानकार नहीं हूँ तो बट मेरे हिसाब से दोस्तों लूट चाहे किसी भी तरीके को हो, वो लूट गलत ही गलत होती। तो दोस्तों खुम्स मुझे कुछ सही नहीं लगता, जैसे शरीयत जैसे कानूनी किताब में दोस्तों एक खुम्स जैसे शब्दों का यूज़ किया जा रहा था दोस्तों। ठीक है, जजिया दोस्तों क्या होता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ये पता बस ये इतना समझ लीजिए, है ना। जैसे मुस्लिम साम्राज्य है तो उस वहाँ का राजा अगर मुस्लिम है तो उसको अगर उसकी प्रजा अगर कोई और मुस्लिम के अलावा कोई और धर्म से है तो दोस्तों अपने धर्म को मानने के लिए दोस्तों उसको क्या होता था दोस्तों, जजिया का कर देना होता था, ऐसा मान लो। जकात क्या होता था दोस्तों, जकात दोस्तों मुस्लिम समुदाय से ही लेता था। ये जो समाज में कुछ कल्याणकारी कार्य करने के लिए दोस्तों जकात लिया जाता था। ये अच्छा काम है कि मान लो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, कुछ जो कर देने लायक है दोस्तों, क्या होता था उनसे कर लिया और दोस्तों मुस्लिम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया। तो मान लो कोई मस्जिद बनवा दी, कोई क्या कहते हैं स्कूल खुलवा दिया, तो ये सब कुछ अच्छे जकात है ना मुस्लिम समुदाय से ही दिया जाता था। और क्या कि सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने के लिए। ठीक है, तो चारों चीज़ समझ में आ गई ये चीज़ें। तो दोस्तों ये खुम्स क्या होता था, युद्ध में लूटा हुआ माल होता था। तो क्या होते थे जो, और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जो इनकी जो सेना थी 1,20,000 की जो सेना थी, उनको सबको दोस्तों वेतन नहीं दिया जाता था, नगद वेतन नहीं दिया जाता। कुछ को दोस्तों नगद वेतन दिया जाता था और कुछ को दोस्तों इसलिए युद्ध में कुछ शामिल हो जाते थे कि अगर वहाँ पे अगर हम युद्ध में जीते और युद्ध में जीतने के बाद जो भी माल मिलेगा उसका 4/5 हिस्सा आप रख लीजिएगा और 1/5 हिस्सा राजा को दे दीजिएगा। ये बातें ये चलता था इनके यहाँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ संपदा इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वहाँ के लोग वैसे ही भूखमरी में रहते थे। तो सोचते थे कि चलो युद्ध में अगर हम जीत गए तो हमको बहुत बड़ा धन लूटने को मिलेगा। भारत में वैसे भी महमूद गजनवी लूट के ले ही गया था और इनकी आंखें वैसे भी चमक ही रही थी कि भारत पर आक्रमण करने का कोई बहाना मिले। तो ये इसलिए दोस्तों क्या होता था, इसकी सेना में एक बड़ा वर्ग ऐसा होता था जो दोस्तों सिर्फ लूट के माल के लिए ही दोस्तों युद्ध करता था। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों क्या होता था, खुम्स दोस्तों क्या होता था कि जो युद्ध जब जीत जाते थे तो युद्ध में लूटते थे। अब दोस्तों मैंने बताया युद्ध के लूट के माल में दोस्तों क्या होता था, वहाँ का जितना भी उस राज्य का जो भी है स्त्री पुरुष सब दोस्तों ये अपने साथ लूट के ले जाते थे। और इसी से बचने के लिए दोस्तों राजपूत जो स्त्रियाँ होती थी वो जोहर करती थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि जो लूट में अगर स्त्रियाँ भी हैं तो वो भी लूट का हिस्सा मानते थे। ये शरीयत कानून कहती है दोस्तों, आप सोचिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो खराज, खुम्स, जजिया करेगा। तो समझ में आ गया खुम्स की बात। खुम्स इसलिए दोस्तों ये एक बड़ा फैक्टर काम आया दोस्तों इनके लिए, मोहम्मद गौरी के लिए दोस्तों, जो युद्ध के लिए बहुत बड़ा, युद्ध के जीतने के पीछे का बहुत बड़ा कारण बना दोस्तों। ठीक है, तो गाजी एवं खुम्स समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो खुम्स में क्या होता था कि 4/5 हिस्सा होता था वो सेना को मिलता था, सेना को मिलता था। और 1/5 हिस्सा दोस्तों क्या होता था, राजा के पास जाता था, स्टेट के पास। तो बड़ा हिस्सा देखो किसके पास जा रहा है दोस्तों, सेना के पास जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या होता था, इसकी सेना में बहुत से ऐसे सैनिक थे जो इनको वेतन नहीं मिलता था, बट वो लूट के माल के चक्कर में दोस्तों ये भारत में आक्रमण करने आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इनका दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इनके जो सैनिक थे उनमें उत्साह थोड़ा ज़्यादा होता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो राजपूत थे उनमें उत्साह कम था, बट मैंने बताया कि वो एक स्ट्रेटजी भी उन्होंने ऐसी बनाई थी कि दोस्तों राजपूतों को हरा सके। वो जानते थे कि अगर हम राजपूतों से सामने से लड़ेंगे, हम कैसा भी कितना भी गाजी बना लें या खुम्स जैसे सैनिक लेके जाएं, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि राजपूत जो थे वो साहस, वीरता और युद्ध में दोस्तों बहुत निपुण होते थे, उनसे मैदान की लड़ाई में तो कोई जीत ही नहीं सकता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो गई हमारी बात इसकी। ठीक, जीतने का कारण हम लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, जीत का कारण। तो जीत के कारण के बाद दोस्तों दूसरी बात हम लोग करते हैं कि दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इसके जो क्या कहते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा इसका युद्ध का दोस्तों, इसके युद्ध का दोस्तों, इसके मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव की अगर हम बात जल्दी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो प्रभाव की अगर आप बात करें दोस्तों
प्रभाव। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दोस्तों हर्षवर्धन के बाद दोस्तों एक बड़ा साम्राज्य निर्मित हुआ, क्योंकि इससे हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद दोस्तों उत्तर भारत की राजनीति विखंडित हो गई थी। एक ही उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजा आ गए थे, ठीक है। तो प्रभाव यह हुआ कि एक एकीकृत साम्राज्य स्थापित हुआ दोस्तों, एकीकृत साम्राज्य। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि दोस्तों इसका जो अधीनस्थ था दोस्तों, उसने क्या किया था, जो बख्तियार खिलजी दोस्तों, उसने क्या किया था दोस्तों, उसने बंगाल और बिहार वाले इलाके में आक्रमण किया था। और दोस्तों वहीं पे दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो बख्तियार खिलजी ने ही तोड़ा था, ठीक है। और उस समय बंगाल में जो शासन कर रहा था वो सेन वंशी था, जिस समय उसका वहाँ का शासक दोस्तों लक्ष्मण सेन था सॉरी दोस्तों, लक्ष्मण सेन था। वो दोस्तों बिना युद्ध करे ही भाग गया और बंगाल में दक्षिण में जाके दोस्तों एक अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया। तो दोस्तों पूरा दोस्तों पंजाब कश्मीर के सिंध से लेकर दोस्तों और पूरा दोस्तों बिहार बंगाल तक पूरे में दोस्तों क्या हुआ, किसकी सत्ता स्थापित हो गई, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की। तो इसीलिए दोस्तों इसने एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद दोस्तों इतना बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन के बाद दोस्तों किसी साम्राज्य के अंदर इतना बड़ा हिस्सा आया था, तो इसीलिए ये एकीकृत साम्राज्य है। दूसरी चीज़ ये है कि एक नया कल्चर दोस्तों हमारे देश में आया, एक नई भाषा, एक नई संस्कृति दोस्तों हमारे भारत में आई, प्रवेश किया। ये इसका दूसरा बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों क्या होता है, मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो 1206 ईस्वी तक दोस्तों क्या होता है, वो रहता है। फिर यहाँ से वो जब वापस गौरी गजनी जाता है तो दोस्तों वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जो भारत का जो साम्राज्य है दोस्तों, उसमें दोस्तों शासन करता है। उसके देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि मोहम्मद गौरी के कोई भी पुत्र नहीं था, उसके हजारों पुत्र थे। और वो कहता था कि जो हजारों जो मतलब गुलाम थे, गुलामों को ही दोस्तों वो अपना पुत्र की तरह मानता था दोस्तों। उसको कहते थे कि मेरे एक भी पुत्र नहीं, बट मेरे हजारों गुलाम ही मेरे पुत्र हैं दोस्तों। वो ऐसा कहा करता था, कहता था कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, बट मेरे हजारों गुलाम ही मेरे पुत्र हैं। उन्हीं में से दोस्तों उसकी 3 पुत्रियाँ थीं, है ना। उसी 3 पुत्रियों की दोस्तों एक की विवाह दोस्तों इल्तुतमिश से हुआ था, एक यल्दूज, एक कुबाचा। तो ये 3 उसके दामाद थे जो उसके गुलाम भी थे दोस्तों, ठीक है। तो ऐबक ने दोस्तों क्या हुआ, भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। यल्दूज ने दोस्तों क्या किया, यल्दूज दोस्तों गजनी में जाके अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। और कुबाचा दोस्तों जो है सिंध और पेशावर और मुल्तान वाले इलाके में दोस्तों उसने क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित की। तो गजनी मतलब मोहम्मद गौरी के पूरे साम्राज्य का 3 खंडों में दोस्तों उसने अलग अलग राज्य मतलब जैसे उसके जो गुलाम थे अलग अलग जगह पे उन्होंने शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी हम जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण, तराइन के युद्ध की बात, सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं सिर्फ दोस्तों मैं युद्ध पर ही फोकस नहीं रहूँगा, युद्ध के बियॉन्ड भी दोस्तों जाकर मैं चीज़ों को आपको बताऊँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं करने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है, टाइम बड़ी वीडियो बन जा रही है 40-45 मिनट की, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं वो बने, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पूरी चीज़ें मिले, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा और तराइन का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध के बारे में सारी चर्चा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को दोस्तों शेयर करें। चैनल जिन्होंने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, बता दिया करें कैसी वीडियो लगी दोस्तों, ताकि मेरा भी दोस्तों हौसला थोड़ा बढ़ जाए, मुझे लगे कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं कुछ और भी दिक्कत तो आप बताइए, मैं फिर उसको सुधार करूँ। हालाँकि मुझे नॉलेज जितना मैं आपको चाहता हूँ देना उतना मैं पूरा दे रहा हूँ, कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ कट कर लूँ या कर लूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो उस पर्पज़ से, मैं जिस पर्पज़ से आया हूँ, मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपको चीज़ें वो दूँ जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, ठीक है, जो आपको सीखे, जिससे आप सीख सकें, ठीक। तो दोस्तों और इसी तरह दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। सिर्फ मैं आपसे एक यही गुजारिश करता हूं कि दोस्तों वीडियो को बस शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को जो चाहते हैं पढ़ना वाकई में, जिनको चाहिए अच्छा नॉलेज, उनको मिले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज मतलब क्लास होगी और हम लोग दोस्तों इंडियन मानसून पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो दोस्तों अभी जुड़े हैं, अगर उनको पता ना हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों उनको करना क्या है, तो इंडियन ज्योग्राफी की मेरी क्लास चल रही, उसको भी जाकर देखें दोस्तों। पूरी क्लासेस मैंने करा दी, अब सिर्फ मानसून दोस्तों बचा है, तो मानसून अब हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, ठीक है दोस्तों। तो बाय, धन्यवाद जुड़ने के लिए और जय हिंद दोस्तों।